मुझे 2 गिलास तो न्यूनतम, नहीं तो 3 हो जाए तो अच्छी इस समय। कोई 10 तारीख से पहले तो कोई नहीं जा रहा ना? 10 को मैं 9 हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है रिश्तेदारी की थोड़ा सा, तो कल का जाने का सोच रहा था। ऐसे थोड़ा जा जाए, कल से जाना, कल बात करूँगा एकदम, थोड़ा जा जाए फिर फंस जाओगे। तुषार करके जाएंगे पूरा। अलग से बात करना होगा। हाँ 10 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे। हाँ अलग से बात करना, ठीक। इनको तो 40 दिन की जरूरत थी। 40 दिन क्या पीछे प्रॉब्लम हो रही हमने बच्चों की। इनके जितना जो प्रकरण है इनका, हाँ जी। वो आसान नहीं है। हाँ। अभी तो रौनक आरती चेहरे में बहुत काफी चेंज आया इनमें। बहुत चेंज आएगा। खुश भी रहने लगे थे, खुश भी रहने लगे, और पर जरूरत है इनको दवाई की। वो दवा छूटनी चाहिए, और वो जब वो नहीं छूटेगी फिर वो एक तरफ फंसेंगे। हाँ जी, नहीं कल से दवा इसकी गौरव सर ने बोल दिया कि छोड़ दो। हाँ नहीं, छोड़ना अलग बात है, वो भी रिस्क की है, पर मतलब उसमें से नहीं बात पड़ती। हाँ जी, आपका सिर कब तक बंधेगा? ठंड हो रही। ठंड है, वैसे फिट है, हाँ मतलब कुछ वो जो झंझट था वो कम है ना? हाँ। ठीक है। तो मैंने एक दिन मोटा मोटी शिविर में बात की थी शुरुआत में, कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो मैंने अलग ढंग से, देसी ढंग से हम क्या क्या चाहते हैं अपने में, परिवार में, समाज में, उस तरह से बातचीत की थी। जो हम शरीर स्वस्थ, हम स्वस्थ हों, तो एक तो है कि चूंकि बीमारी में अच्छी नहीं लगती, शरीर रोगियों में अच्छा नहीं, स्वीकार नहीं है, तो स्वास्थ्य स्वीकृति है, कुदरती ढंग से चाहिए हम स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ तो हो गए, शरीर भी ठीक है, इस शरीर का प्रयोग क्या कर रहे, सदुपयोग क्या कर रहे, महत्वपूर्ण होता है। तो सदुपयोग किस बात में है भाई? जो मेरी चाहना है वो पूरी हो जाए, और जो मेरी ना चाहना है उनसे मैं मुक्त हो जाऊं। तो चाहना की हमने एक लिस्ट बनाई थी एक दिन, अभी जो है ना चाहना की लिस्ट पूरी बनाई थी, शिविर में नहीं बनी आपके साथ? नहीं बनी? अच्छा, तो हम यहाँ शिविर में पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, तो लोग कुछ ठीक से बता नहीं पाते, गोड़ गोड़ सा करते, 2-4 शब्द बोलते हैं। अगर वो शब्द हमारी जिंदगी से नहीं जुड़े, यदि जिंदगी से जुड़े शब्द बोलते तो भी ठीक है, ऊपर ऊपर बोलते हैं। तो पूछता हूँ जिसको तुम नहीं चाहते हो बताओ, तो आप बताओ जिसको आप नहीं चाहते उसका, उसकी लिस्ट बनाओ, जिसको हम नहीं चाहते। बीमारी बीमारी नहीं चाहते, और बेईमानी नहीं चाहते, बेईमानी नहीं चाहते, मेरे साथ बेईमानी हो, खराब खाना नहीं चाहते। बेईमानी बोलिए। हाँ बेईमानी, हाँ, हमारे साथ कोई बेईमानी करे वो हमें चाहिए नहीं, बेईमानी नहीं चाहिए। खराब खाना नहीं चाहते, खराब खाना नहीं चाहिए, कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए, दुनिया के ठेकेदार ले लिए बढ़िया, एक दूसरे के साथ व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। हम तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले आ गए, मैं तो नेगेटिव पूछ रहा हूँ। बढ़िया, अपमान होती है। तो हमें अपमान नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए। शिविर में पहले ही बोलते हैं, जब साहब इस शिविर में जो पूछते हैं क्या नहीं चाहिए, तो लोग ज़्यादातर तो झंझट हेल्थ की वजह से आते हैं कि हम बीमारी नहीं चाहते, हम रोग नहीं चाहते। ये पहला वाक्य यही आता है। दूसरी बात बोलते हैं घर में कलह नहीं चाहते, इस पर कलह नहीं बोली, आप लोगों ने दूसरी बोल दी बात है। सबसे पहले तो क्रोध और अहंकार खत्म होना चाहिए। जी, क्रोध और अहंकार खत्म होना चाहिए। अहंकार का तो पता नहीं लगता, पर क्रोध भी जो होता है वो भी शरीर का शत्रु है। तो मेरा क्रोध दूर हुए तो ठीक। अहंकार तो बहुत सूक्ष्म होता है। अहंकार होता है तो जीवन का वो जो अहंकार है, जैसे आप कह रहे हो, जो त्रस्त है अपने खास मानने का, वो तो भ्रम है। अहंकार एक तरह से अपने होने को स्वीकार है। अहंकार का कई अर्थ लिए हैं परंपरा में। एक अर्थ ये कि अपने वजूद को स्वीकारना, अहम को स्वीकारना, ये भी एक है।
और जब आप अपने को विशेष मान लेते हो और दूसरे को नेक्स्ट मान दूसरों लेते की हो, बात ही नहीं सुनना, हाँ, वो अहंकार ज़्यादातर करता है। वो होना चाहिए घर। तो हम अभी बीमारी नहीं चाहते, रोग नहीं चाहते, एक बात तो ये। दूसरी बात, हम कोई मेरा अपमान नहीं चाहते, खराब खाना नहीं चाहते। खराब खाना नहीं चाहते। और इसी तरह से हम ध्यान देंगे तो हम गरीबी नहीं चाहते। तो चाहता है गरीबी? इसी तरह से हम विश्वासघात नहीं चाहते, विश्वासघात नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते। कोई चाहता है क्या? नहीं। तो एक एक नाम ले। अपमान कोई चाहता है? गरीबी कोई चाहता है? बीमारी कोई चाहता है? विश्वासघात कोई चाहता है? और मेरे जो अंदर अंदर चल रहा, क्या चल रही, जो विचार चल रहे, ये करूं वो करूं, वहाँ जाऊं यहाँ जाऊं, ये ठीक है गलत है, यदि मेरे विचारों में तालमेल है तो खुश होते हैं हम। यदि विचारों में उलझन बड़ी रहे, तय ना हो, इसे चाहते हैं क्या? विचारों में उलझन चाहते हैं कोई? कोई नहीं चाहता। इस तरह हम चाहते क्या है? अता पता हो गया ना। तो चाहते क्या है? हम सम्मान के जीवन जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, जीवन में खुशहाली, आपस में लगाव हो, प्यार मोहब्बत हो, ये चाहते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, ये चाहते हैं। मेरे अंदर जो विचार चल रहे, उनमें तालमेल हो, उनमें संगीत हो, लय हो, अस्त व्यस्त ना हो। तो मेरे विचारों में तालमेल हो, संगीत हो, ये हम चाहते हैं। मानसिक रोग ना हो, हैं? मानसिक रोग ना हो, मानसिक रोग ना हो, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों। वो ना चाहना में आ गया मानसिक रोग। हमने रोग में ही कह दिया सारा। तो तन के हो मन के सारे रोग में कहते, तुम रोग नहीं चाहते, बीमारी नहीं चाहते, चाहे तन के हो चाहे मन की। चाहना में क्या कहेंगे? शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, दोनों स्वस्थ हो, ये हम सब चाहते हैं। ये चाहना कुदरती है, मेरे कहने से आ रही है? ये जो ना चाहना है कुदरती है कि नहीं है? अपनी जीवन शैली भी चाहते हैं सब। हैं? अपनी जीवन शैली में हम सब कुछ चाहते हैं, खुशहाली। हाँ, तो जीवन शैली एक बात है। जीवन शैली का ये जो जीना, हमारा बैठना उठना खाना पीना रहना, सभी जीवन शैली में आ जाए। तो मैं मूल बात पकड़ लें, इसको पकड़े। हम जितने लोग भी यहाँ हैं, हम सब क्या है? सुख चाहते हैं। एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें, एक शब्द जाए। और जो ना चाहना, हम दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। तो जो सारे शब्द को हमने नाम दे दें, गरीबी, बेरोजगारी, अपमान, तिरस्कार, है ना, बीमारी, ये सबको एक नाम दे दिया हमने, दुख, विचार में उलझन, और इन सबको एक नाम दे दिया हमने जो चाहते हैं, सुख। तो हम सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। ये आप सबके बारे में ठीक है, जितने लोग यहाँ बैठे बोल सके। तो इसका मतलब हमारी चाहना समान है, हमारी ना चाहना भी समान है। ये संबंध है कि नहीं हमारा आपस का? एक संबंध तो हमारा आपस का ये हो गया, हमारी चाहना समान है, हमारी ना चाहना समान है। ये संबंध का एक आधार मिला। एक संबंध और है, गहरा संबंध है। आजकल दुनिया में बहुत तरह की खोज हुई, बहुत तरह का विज्ञान, बहुत तरह की फिलोसफी, बहुत तरह के दर्शन, लगभग पूरी दुनिया में देखेंगे तो मोटा मोटी 300 के लगभग धर्म है और लगभग 3000 के लगभग विचारधाराएं हैं दुनिया में। और इनमें से सभी 3000 में तो मतलब देखेंगे कि इनमें तो कुछ ऐसी विचारधाराएं जिनके लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, ऐसे विचार मान के चलते। तो हमारे धर्मों को भी देखोगे तो 20-25 तो प्रमुख धर्म होंगे
दुनिया में। बाकी एक धर्म के सब डिवीजन हैं, जैन में 4 हैं, बौद्ध में 4 हैं, इस तरह अलग अलग धर्म होंगे, जुड़ जाएंगे। तो पूरी दुनिया को देखोगे तो मोटा मोटी जो ये इतने धर्म हैं और इतने लगभग 180 तो बहुत प्रबल विचारधाराएं दुनिया में लगभग है, सोचने के विचारने के तरीके। पर जैसे जैसे हम सच्चाई के नजदीक आते जाएंगे ना, तो धर्म एक ही बसता है, वो है सुख धर्म। कि हम सुख से जीना चाहते हैं, मूल धर्म है ये। इसमें सब सारे समाहित हो जाएंगे जो भी पॉजिटिव चीज है। तो हमको एक बात पकड़ में आई है, मोटी मोटी देखे हो तो, जो भी यात्राएं रही है धन की, ज्ञान की, परंपराओं की, 2 मूल सच्चाई हैं इस कायनात में। इन्हीं 2 को 3 कह रहा है, इन्हीं 2 को कोई 1 कह रहा है। द्वैत, अद्वैत, त्रैत, है ना? एक ही, अद्वैत माने एक ही मूल में है, द्वैत का मतलब 2 है, त्रैत का मतलब 3 है। तीनों भी एक आशय में, यदि तुम्हें समझ हो तो एक ही बात कह रही है, मोटा मोटी ढंग से कहने के शब्दों में भेद है, पर फिर भी मोटा मोटी 2 चीज हैं। अद्वैत किसी गहरे अर्थ में है नहीं, तो वैसे तो 2 चीज हैं, मूल में 2 सच्चाई। एक सच्चाई है, एक को कह रहा संसार, साइंस कह रही मैटर, विज्ञान जिसको मैटर कह रहा है। मैटर को कैसे कहेंगे जी? वैसे एक्सप्लेन, मैटर को सरल ढंग से क्या कहेंगे आम भाषा में? मैटर को लोकल आम भाषा में क्या शब्द बोलेंगे? पदार्थ। और मैटर के लिए और क्या शब्द ठीक रहेगा? पदार्थ, प्राण और जीव और मानव, ज्ञान अवस्था, इन चारों के जो शरीर हैं ना, मनुष्यों का शरीर, पशुओं का शरीर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये कहना हवा, मिट्टी, पानी, धरती, ये सबको एक तरह साइंस ने कहा पदार्थ। और पदार्थ की जो सूक्ष्म इकाई मानी गई, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, उसको किसी ने नाम दिया परमाणु। परमाणु शब्द भारत में बहुत पुराना शब्द है, परमाणु के बारे में। और जो भगवान बुद्ध ने कोई परमाणु का वर्णन करके जिक्र किया है कि जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, बहुत धूल का जो बहुत छोटा सा कण है, उसके भी 5000 टुकड़े कर दो, वो कोई परमाणु होगा, ऐसा कहने की कोशिश की उस समय की भाषा में। तो जिसको साइंस ने फिर एटम कहा। अब एटम के भी और अध्ययन किया और सूक्ष्म चीजें उसके अंदर मिली, न्यूट्रॉन मिले, प्रोटॉन मिले, सेंटर में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे। तो परमाणु को भी बहुत, अभी आंख से नहीं देख पाए परमाणु को भी, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाए। तो सारा हाइपोथेसिस के डॉट जैसा मिलता है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी कैमरे पर, बहुत सूक्ष्म चीज है। पर सबको हम लोगों ने साइंस के ढंग से जो अध्ययन किया, हाइपोथेसिस बना के, जो एक्सपेरिमेंट के जो डिजाइन थे, तो ये जो सारी कायनात है, ये धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जो सारा बना हुआ कायनात है, इसको कह रहे हैं हम पदार्थ, या इसको हम कह रहे हैं मैटर, सबको। या इसको मैटर ना कहें तो और पुरानी भाषा में इसको कहा प्रकृति, नेचर। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ये है। ठीक। और इसके 4 स्वरूप हैं, एक है पदार्थ, एक है प्राण, एक है जीव, एक है ज्ञान। पदार्थ का मतलब ये धरती, क्षितिजल पावक गगन समीरा जिसको कह रहे, उसमें उन्होंने आकाश को भी ले लिया। हाँ, यहाँ आकाश जिसको हम कह रहे हैं वो अलग है पदार्थ से। पंच महाभूत वालों ने आकाश ले लिया, लेकिन आकाश साइंस जिसको स्पेस कह रही, 5 महाभूत को मानने वाले जिसको आकाश कह रहे,
ईश्वर को निराकार, ईश्वर को मानने वाले जिसको निराकार कह रहे हैं, व्यापक कह रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई एक तो ये है। इसको आकाश के ढंग से देख सकते हैं, इसको निराकार, कोई आकार नहीं जिसका निराकार कह सकें, और इसको साइंस स्पेस कह रही है। ये एक सच्चाई है मोटी मोटी मूल में। ये जो मूल सच्चाई है, आम आदमी कहता कुछ भी नहीं। मैं उदाहरण बड़ा कॉमन देता हूँ। आप बच्चों से पूछो इस हॉल के अंदर क्या क्या है, 5वीं के बच्चे 8वीं के बच्चों से पूछो इस हॉल के अंदर क्या क्या है, उन्हें मौका देंगे तो आधा घंटे में, 20 मिनट में, 25, वो सब बता देंगे जो दिखाई दे रहा, जो आपको दिखाई दे रहा, विंडो, खाड़ के, पंखे, बीम, ये लिंटर, फिर लिंटर किससे बना, वो सब बता देंगे। जो नहीं दिखाई दे रहा बहुत स्पेस है। हाँ, फिर थोड़े और बड़े बच्चे वो बता देंगे इसमें गैस है, हवा बता देंगे बच्चे, मौके की बात है, हवा बता देंगे या कोई गैस बता देगा। हाँ भजन दोस्ते, वैसे मैं आपको किस 1 घंटे बाद कब फ़ोन कर सकूँ बताओ, अभी क्लास में था। ठीक है, ओके ठीक है ओके। एक किसी को फ़ोन मिला था, कई दिन से मिल नहीं रहा था, किससे मैसेज भेजा बात करने। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। यदि इन दोनों बात को हम समझ लेंगे तो जिंदगी के बड़े सवालों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। मूल 2 सच्चाई, और इन 2 सच्चाइयों का संबंध देखेंगे तो ये जो व्यापक है, जिसको निराकार कह रहे हैं, जिसको आकाश तत्व कह रहे हैं, आम आदमी कहता है कुछ भी नहीं। हमें पूछे क्या क्या है तो जहाँ तक गैस तक कह देंगे लोग, गैस है, वायु है, वायु एक तरह गैस ही है, ये बोल देंगे। लेकिन यहाँ इस वायु के गैस के बीच में तो कुछ है ना, उसके वो तो सब जगह तो नहीं, उनके बीच में जो जो इकाई है उनके बीच में कुछ ना कुछ चारों तरफ खालीपन है। हमारा पैर बिल्कुल धरती का लग रहा, हमारा बिल्कुल धरती का, लेकिन यदि इसको बहुत सूक्ष्म धरती देखेंगे तो इसके बीच में, धरती के बीच में गैप है। वो जो बिल्कुल जुड़ जाएगा ना, बिल्कुल जोड़ दोगे तो भी गैप है। उसमें भी निराकार है। कितने जो एक जैसे मिट्टी के कण जुड़ रहे हैं, पूरे मिट्टी जुड़ रही है, लोहा है ना, लोहे में एक करके उसको देखोगे एटम को, आयरन के, तो उनके बीच में गैप है। सरफेस एरिया जैसे आप उसको अध्ययन करोगे ना, तो जो ज्यादा छोटे पार्टिकल है जैसा अभी देखोगे उसका ज्यादा है भाई। जैसे छोटे छोटे तार ले ले और मोटा तार ले ले और बहुत बड़ी बड़ी तार ले ले, सरफेस एरिया किसका ज्यादा आएगा? यदि टोटल जोड़ेंगे तो है जो बारीक होंगे ना उनका सब टोटल ज्यादा आएगा। तो इशारे करने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो कह रहे कुछ भी नहीं है तो है, जिस कह रहे कुछ भी नहीं है तो क्या है? वो मूल में वो व्यापक सत्ता है, वो निराकार सत्ता है, वो आकाश तत्व है। एक सच्चाई तो ये है, और एक सच्चाई जो आंखों में पकड़ मारी, साइंस की पकड़ मारी, इसको कहा हम लोगों ने भौतिक संसार। इन दोनों का संबंध क्या है? ये दोनों है, साथ साथ है। दोनों का संबंध क्या है? इस व्यापक में, इस स्पेस में, इस निराकार में,
इकाई भीगी हैं, डूबी हैं, घिरी हैं, संपर्क हैं इकाइयां। अर्थात जो एक एक इकाई है, एक एक यूनिट है, वो इसमें कैसी है? भीगी है, डूबी है, घिरी है। अर्थात इकाई के चारों ओर भी व्यापक, तो कहा इकाई व्यापक में घिरी हुई है। और ये व्यापक फिर कहा डूबी हुई है। डूबी का मतलब क्या है? इससे बाहर नहीं जा सकती कोई इकाई, इसमें डूबी है। जैसे हम समुद्र तालाब में डूब जाए, कोई बुक्सक लगा ले और फिर बाहर आ गया तो डूबा नहीं ना वो। मछली बाहर आ जाए, उछल जा तो पदार्थ, ये तालाब भी पदार्थ का उदाहरण है। और ये भी जिसमें मछली आ रही प्राणी, ये भी पदार्थ का उदाहरण है। तो व्यापक का मतलब क्या है? इसमें व्यापक इसमें क्या है? डूबा है, मतलब प्रकृति इसमें डूबी है, मतलब तो गति है उसका का। और फिर क्या? भीगी है, इसके अंदर भी है। अर्थात व्यापक क्या है? इकाई के बाहर भी है, इकाई के सभी ओर है, डूबी है ना, और इसके अंदर भी। तो व्यापक सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। जड़ पदार्थ में, चैतन्य पदार्थ में, सब मैटर के अंदर भी है, बाहर भी। लेकिन एक गजब की बात और है, व्यापक पारगामी है, पारदर्शी है। इसके अंदर इकाई अर्थात एक दूसरे आर पार आ जा सकती है, कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाधा है हवा, बाधा कर सके, तेज हवा आ जा, कोई दीवार आ जा, मतलब दीवार बना दी, लेकिन इकाई बाधा नहीं है, मतलब ये व्यापक बाधा नहीं है। तो व्यापक के कारण मेरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ रहा, तुम्हारा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा। ये है रिश्ता। संबंध के मैंने दो बेस बताए, एक हमारी आवश्यक चाहना और ना चाहना, एक संबंध ये, और जो हमारी आवश्यकता मिलजुल कर पूरी होती है, अकेले में नहीं पूरी होती। दूसरा संबंध ये। तीसरा ये कि आपका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा, मेरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा। तो आपका प्रभाव मेरे ऊपर खराब पड़े या मेरा प्रभाव आपके ऊपर खराब पड़े, स्वीकार है क्या आपको? नहीं। तो जर्रे जर्रे का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है संसार का, वो किसी माध्यम से? व्यापक की महिमा के कारण। तो मैंने आपका हमारा संबंध है, बढ़ाना नहीं, बढ़िया गया है। मैं यहाँ ये बात कह रहा हूँ, इस संबंध में धीरे धीरे जितने जागृत होंगे, जितने इसको समझेंगे, उतना हम तरक्की आएंगे, उतना हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। तो संबंध दो तरह के, तीन तरह के कैसे हो, दो तरह के कैसे हो, भाषा की बात है। मैं आमतौर पर दो तरह के बोलता हूँ। एक संबंध है नजदीकी, एक संबंध है दूर के। नजदीकी में दो तरह के हैं, मतलब नजदीकी को देखो कोई दो तरह के। एक इनके बीच में मैं आर पार हो जाता हूँ, अपनी हर बात कह सकता हूँ, खुल के बात शेयर कर सकता हूँ। ऐसे लोग पहले ज़्यादा होते थे, अब थोड़े कम हो गए। किसी के दो होंगे, किसी को चार होंगे, किसी को छः होंगे, ये सब जाके कह नहीं पाते हैं। और एक थोड़े और नज़दीक, मतलब वो दूर से, ये तो बहुत नज़दीकी, एक थोड़े और नज़दीक दूर से के, जिनके साथ मेरा मिलना जुलना, खून के रिश्ते हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, उनमें से किसी के साथ मेरी दुश्मनी हो, ना बढ़ती हो, विरोध हो, वो अलग बात है, उनको छोड़ दो भी। लेकिन जिनके साथ मेरी नज़दीकी बढ़ती है, तो मेरा कोई डॉक्टर होगा, वकील होगा, मेरा कोई दोस्त होगा, दुकानदार होगा, जिनके साथ लगभग हम रोज दो से तीसरे दिन मिलना जुलना होता रहता है, इनको कहा हमने नज़दीकी रिश्ते। ये नज़दीकी रिश्ते किसी की जिंदगी में 10 भी हो सके, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 100 भी, 150 भी, इतने होते ज़्यादा नहीं। बहुत सामाजिक होगा कोई तो वो और थोड़ा ज़्यादा हो, फैल सके 200-250 तक फैल सके, इनको कहा नज़दीकी रिश्ते। इनके बीच में क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा मतलब दायित्व है, ये तय है। मोटा मोटी कर्तव्य और दायित्व क्या है? तय है। दायित्व में जिम्मेदारी जो महसूस होती है, ये फर्ज का हो, जैसे ये दायित्व, और जो करना क्या है ये मोटा मोटी तय है। थोड़ा बहुत बदलता रहता है परिस्थिति अनुसार। जो दूर के हैं, एक संबंध कहा दूर के, एक नजदीकी संबंध, एक दूर के संबंध।
जिनको हम जानते नहीं हम, वो भी संबंधी हैं, उनके साथ भी वही भाव रखना, लेकिन वहाँ कर्तव्य और दायित्व उसी समय तय होता है क्या करना क्या नहीं करना। मैं आपको पहले से नहीं जानता, बहुत लोग यहाँ पहली बार मिले होंगे, तो यहाँ तब तय हो गया क्या एक दूसरे के साथ करते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल की लाइन में हैं, या टिकट की लाइन में हैं, बहुत लोग मिलते रहे, घूमने गए जा रहे गए मिल गए, कोई पिछले में सवारी दे दी, किसी ड्राइवर मिल गया, बहुत तरह के लोग मिलते रहे। ये जो मिलते हैं इनके साथ हम उस समय तय करते हैं क्या करें क्या ना करें, लेकिन कोशिश करें कि इंसानियत का रिश्ता तो भावी निभाएं। जो जानते हैं वो निभाते हैं, जिनको गहराई है संबंध को समझते हैं वो निभाते हैं, जिसको निभाते अलग। हम साथ में जा रहे तो हमेशा व्यवहार करें, हमारे साथ जाने में किसी को दिक्कत ना हो। यात्रा में जा रहे कहीं भी जा रहे तो सामान्य रूप में अपरिचित व्यक्ति के साथ उसी समय क्या व्यवहार करना क्या नहीं तय रहता है। तो आज एक बात तो मैंने आपसे कहा, संबंध हमारे हैं, इन संबंधों में हम ठीक से निभ जाएं, एक हमारा जिम्मेदारी है। अब इन संबंधों के बार मोह में भी ज़्यादा फंस जाएं, बल्कि ये जोड़ लें वो जोड़ लें, प्रॉपर्टी जोड़ लें, ये कर लें वो कर लें। आदमी बनाने में हमने काम नहीं किया, साधन धरती प्रॉपर्टी बनाने में ज़्यादा काम, वहाँ फंस रहे हैं। ये तो इस बाजार की माया है, नहीं तो मानव जाति कभी न ये बंटवारे नहीं थे, इतने मिलजुल के काम कर लेते, धरती पे कब्जे नहीं थे, कब्जा करने की हमारे वो भी नहीं थी, कुव्वत भी नहीं थी। अब धरती से अब तो हर चीज बिकने लगी। पहले गांव में दूध नहीं बिकता था, दोस्तों घी तो बिकता था, भारतीय परंपरा में दूध नहीं बिकता था, लेन देन कर लेते आपस में। और तो मतलब धीरे धीरे सब बाजार के जरिए हम लोगों ने एक तरह से धरती पर कब्जे की तरफ जा रहे हैं, और हमारा ध्यान प्रॉपर्टी बनाने में उसी में लग गया। सेहत पे भी ध्यान नहीं, खाने पीने में ध्यान नहीं, और रिश्तों को तो और कम, बस वो भौतिक रिश्ते में ध्यान है। प्रॉपर्टी बना लें, ये प्लॉट ले लें, वो प्लॉट ले लें, ये बैंक बैलेंस कर लें, इस पे ज्यादा ध्यान है बेमुकाबिल रिश्तों के अंदर भाव के। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि कोई कोशिश ये करते सब उनके मुताबिक चले, और बात करूं तो कहते नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, मैं सब छोड़ दिया। मैं देखता छूटता नहीं बहुत लोगों से, सब उसके मुताबिक चले। हमारी कोशिश है, घर में भी कोशिश करें, बच्चों को तक की भी राय हम चीजों में लें, उनको भी थोड़ा तभी तो जिम्मेदार बढ़ेंगे ना। भारतीय परंपरा में तो ये था जी, आपने वो चार आश्रम जो माने गए ना हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चार आश्रम, चार वर्ण की बात की थी। वर्ण की अलग व्याख्या कर दी आजकल लोगों ने। परंपरा में जो वर्ण थे अब तो जाति के वो तो थोड़ी व्याख्या ठीक नहीं हुई, कहीं चूक हुई, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा। लेकिन जो चार आश्रम थे, ब्रह्मचर्य का मतलब शरीर का निर्माण करना, संयम से रहना, ज्ञान का विद्या को समझना, शिक्षा का काम जो था ना, है ना, और चरित्र का निर्माण का काम, ये सब ब्रह्मचर्य काल में हो रहा था, अध्ययन काल था। इसमें काम धाम में ज़्यादा नहीं फंसते थे, मतलब वो काम भी करते थे लेकिन उसके साथ अध्ययन भी करते थे। तो 5-6 घंटे काम किया और बाकी समय अपने ज्ञान करना। और आजकल बच्चे ऐसे वो काम करते हैं, वो पढ़ाई में रुक गए, उनका वैसे दिमाग खराब हो जा, पढ़ते अति में चले गए, फिजिकल वर्क नहीं करोगे सेहत ठीक नहीं रह पाती। तो भारतीय जो परंपरा थी, गुरुकुल की जो पद्धति थी, 5-6 घंटे काम करते और बाकी समय अपने दिनचर्या, सोना और 5-6 घंटे पढ़ाई में। तो ये एक काल। दूसरा था गृहस्थ का काल, वंश परंपरा करना, खेती बाड़ी, कारोबार, व्यापार करना, जिम्मेदारी निभाना। और एक समय के बाद वो कहते थे भाई अब ये काम हो गया, अब परिवार बच्चे संभल गए, सब शादी ब्याह हो गए। ये नहीं 25 का मतलब बिल्कुल तय था, 50 नहीं होगा, 25 में ही, 25 की जगह ब्रह्मचर्य को 48 साल तक भी रखा, वो 48 साल तक भी रह सकता है गृहस्थ में उसके बाद। तो वो था। लेकिन 50-55 के बाद लोग ये करते थे, बच्चों के ऊपर काम छोड़ देते थे। अभी भी बहुत जगह है ये, गुजरात में देखता हूँ या कई राज्यों में ऐसे संस्कार हैं कि 50 साल के बाद वो बच्चों के ऊपर काम सौंप देंगे, और फिर कहीं उनसे भूल हो जाए, चूक हो जाए, संभालते हैं, सपोर्ट करते हैं थोड़े दिन। और 50, 55, 60, 65 में
अगर आप ये सीख गए तो अपने किसी पूजा में, पाठ में, ध्यान में, समाज सेवा में, या कुछ अपने स्वाध्याय में, या सामाजिक काम में, शिक्षा में, सेवा में कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा लगाते थे। तो मेरा ये आग्रह है कि हम इसको सोचे जिंदगी को। आखिरी समय में हम बच्चों को कह रहे में सब छोड़ दिया, पर छूटता नहीं, सब चीज़ उसके मुताबिक हो। अरे दूसरे का को उसका को मुताबिक होगा ना, मन मुझसे पूछ रहे थे ना। तो बहुत सारे अभिभावक, माता पिता पूछते नहीं बच्चों को, कदर नहीं करते। तो मैं उसको मानता हूँ बच्चों का अपमान करते हैं, सम्मान अभी आया नहीं। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, किसी काम में उनकी भी राय लेना, ये भी सम्मान का हिस्सा है, प्यार का हिस्सा है। तो मैं तो संबंधों के बारे में आपसे निवेदन किया है। संबंध को महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको समझने में तो फिर कई दिन लगते हैं। संबंधों को समझने में 3-4 दिन की चर्चा है हमारी कहानी। तो वो उसके लिए अलग शिविर होते हैं, हमारे जीवन विद्या के शिविर करते हैं, उसमें हम विस्तार में उसमें इन बातों को करते हैं। पर आज हम उसको विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ तक मैं इशारा किया, ज़्यादातर लोगों को तो ज्ञान के शिविर की जरूरत ज़्यादा है, उसको ठीक से करना चाहिए। ज्ञान का कहो, दर्शन का कहो, ज्ञान का जीवन विद्या का हम जो शिविर कहते हैं उसमें काफ़ी सरल ढंग से मुझको लगता है कि लगभग धरती के इतिहास छोड़ दें तो लगभग पिछले 2500 साल के बाद एक मौलिक अनुसंधान हुआ है आचार्य शंकर के बाद भारतीय परंपरा में। इसको एक बार देखना चाहिए। सवालों के, गहरे सवालों के, बड़े सवालों के, जहाँ साइंस उत्तर नहीं दे पा रही ठीक से, जहाँ अध्यात्म अटक गया, जहाँ धर्म अटक गए, वहाँ ये कुछ उत्तर निकाल पा रहे सभ्यता के। तो कभी अवसर मिले जीवन विद्या के कोई शिविर करने चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, लाइव देखना ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी नहीं मिले तब तक यूट्यूब पर कुछ लोग शिविर ले रहे हैं, फेसबुक पे कुछ जानकारी मिल जाएगी, कई व्हाट्सएप पे कुछ सूचना मिलती रहती हैं। तो काफ़ी लोग हैं, सोमदेव त्यागी हैं, साधन भट्टाचार्य हैं, गणेश बागड़िया हैं, डॉक्टर श्याम कुमार हैं, संतोष अशोक गोपाला हैं, और श्री राम नरसिंगम हैं। ऐसे मतलब सैकड़ों लोग साथी हमारे जो शिविर ले रहे हैं देश भर में। महेंद्र हैं, तो किसी का शिविर कर सकते हैं जब अनुकूल हो, जब सहज हो समझ। तो वहाँ से कुछ आपको गहरी इंसाइट मिलने की संभावना है। तो वो इंसाइट यही कि कैसे हम खुशहाली से जी सकें सारे रिश्तों में भी, अपने मकसद को भी पा सकें, इस परम सत्य को भी समझ सकें। तो इसने अद्वैत कहने की कोशिश की, एक ही सच्चाई है मूल में। तो कहते हैं जब मनुष्य का ध्यान सांसारिक चीज़ों में अपने को तृप्त कर लिया और व्यापक सत्ता में उसका ध्यान मग्न हो जाए, स्पेस में ध्यान मग्न हो जाए, निराकार में ध्यान मग्न हो जाए, उसी में सारे विचार उसी में लग गए और शरीर का भान ना हो, जैसे समाधि को हो, वैसी स्थिति आती है कि हमारी जिंदगी में कई बार ध्यान देखो नहीं, जिस काम में आपका मन लगेगा शरीर का तो ध्यान रहता ही नहीं। कोई योगी की बात नहीं, ये तो ध्यान आपका जब शरीर पे ध्यान तो तब ज्यादा देखो जब उसमें कहीं दर्द वर्द हो, नहीं तो हम काम करते रहे, शरीर का तो कहाँ पता रहे। ये तो सामान्य व्यक्ति को नहीं पता रहता ना, शरीर तो है इसके साथ। हालांकि हम तो मैं का मतलब शरीर को मैं मानते हैं हम लोग, मैं हम जिसको कह रहे हैं अपने शरीर को ही हम मैं मान लिया, अपना ठीक से पता नहीं शरीर को ही मैं मान के जी रही, लेकिन मैं अलग है, शरीर अलग है। इसको कैसे पहचानेंगे, इसका सरल तरीका चर्चा मैंने किया। हाँ जी, सीधे थोड़ा सा जिनको सुस्ती आ रही कमर थोड़ी सीधी कर ले। ये जो मैं है इसकी आवश्यकता अलग है और शरीर की आवश्यकता अलग है। मैं की आवश्यकता में भार नहीं, नाप तोल नहीं है। सम्मान में कोई नाप तोल है क्या? प्यार में कोई नाप तोल है क्या? प्रेम में कोई नाप तोल है क्या? स्नेह में कोई नाप तोल है क्या? गौरव में, कृतज्ञता में कोई नाप तोल है? ठीक, तो कोई नाप तोल नहीं। तो जिन चीजों में नाप तोल नहीं है वो क्या है? कोई कह दे 1 किलो प्यार दे दो, 1 किलो सम्मान दे दो, 1 लीटर में, मीटर में, कोई नहीं है। तो इसमें भौतिक पदार्थ के में नाप तोल है। मेरे शरीर में कोई वजन भी नहीं है, भार नहीं,
तो मेरी जो आवश्यकता है, मैं की जो आवश्यकता है, वो लाभ उससे मुक्त है, वो जन से, वो शरीर में है सब। तो मैं इसलिए इशारा किया कि जो मैं है ये हम सब ये एक ही है, अलग अलग है, एक जैसा है, मतलब ये नहीं कहें एक जैसा है, तात्विक रूप में एक है, शरीर में कुछ भेद है, शरीर में कुछ भेद, थोड़े भेद है, ज्यादा भेद में नहीं। तो शरीर में भेद है, जीवन रूप में हम समान है। जीवन में या मैं में या रूह में, आत्मा में, जो भी आप नाम दो, वहाँ एक ही भेद है कि किसी की समझदारी कम है, किसी की ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा उसका फर्ज बढ़े, दूसरे की कम है उसको पूरा करे, उसमें सहयोगी बढ़े। जिसकी कम है उसका मन करता है तो सीख ले, वो योग व्यक्ति की तलाश में जिसकी वो तरक्की कर दे। दोनों में संबंध है, आप देखना। तो मैंने कोशिश की संबंधों पर थोड़ा सा विस्तार से बात करें। तो हमारी जिंदगी का एक मकसद है कि मिलजुल के हम संबंधों के आधार पर एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को पूरक हो, एक दूसरे का सहयोग करें। ये मूल बात मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारी बहुत सारी बीमारी संबंधों में ठीक से निभने के ना कारण है। जैसे बैक पेन है, बैक पेन ज़्यादातर लोगों को जो आ रहा है, कमर दर्द जो आ रहा है, वो नज़दीकी रिश्तों में से आ रहा है। कैंसर भी नज़दीकी रिश्तों की वजह से आ रहा। जो हमारी बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, सांस के जो रोग हैं, स्किन के जो रोग हैं, त्वचा के जो रोग हैं, ये भी साइकोसोमेटिक है, मानसिक और कायिक है। इनका भी मन से संबंध है, और मन तो एक दूसरे से जुड़ा है हमारा। तो हमारी बहुत सारी बीमारियां रिश्तों के कारण आ रही है। इनसे शेयर किया होगा, ये जो बैक पेन का कारण तो शेयर किया, शुरू नहीं किया मैंने, किया नहीं, शुरू नहीं किया क्या? आयुर्वेद में समय थोड़ा कितना हो गया? 9:30। इसको कल करेंगे, शीघ्र मिले। 9:30 ज़्यादा है, घड़ी में तेज है, ज़्यादा है, थोड़ी आगे है। 9:30 होगा तो 5-7 मिनट में पूरा कर देता हूँ। आयुर्वेद में 5 महाभूत को 3 में समाहित किया। 5 महाभूत की क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना? आकाश, जल, वायु, अग्नि, आकाश मिल लिया, और पृथ्वी। इन सबको उन्होंने 5 महाभूत माना। पृथ्वी में केवल धरती नहीं, सारी जहाँ भी ठोस पदार्थ हैं वो सब पर समा देंगे। और इनमें से इन्होंने आयुर्वेद में कहा, इनको 3 में कर दिया। वात, पित्त, कफ। वात का मतलब वायु और आकाश, इसका नाम है वात। जल और अग्नि, इसका नाम है पित्त। और जल और पृथ्वी, इसका नाम है कफ। तो जिसकी प्रकृति वात और पित्त की है, तो वात का मतलब वायु हल्की होती है ना, तो वो इकहरे गात के होंगे। जिनके शरीर इकहरे गात के हैं वो वात प्रकृति है। वात प्रकृति की जो स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी गति ज़्यादा, फुर्तीले होते हैं, काम की बहुत तेजी से करते हैं, स्पीड से करते हैं। पढ़ाई में भी ठीक होते हैं, ज़्यादातर तेज होते हैं पढ़ाई में। एक तरह से कहो तो ये दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, ज्ञानी होते हैं वात के व्यक्ति। अकेला वात नहीं है, तीनों ही, पर ज़्यादा कौन सा है उसका नाम पहले ले दिया। जो दूसरे नंबर पे है उसका दूसरा नाम ले दिया। जो तीसरा अंडरस्टूड है वो तो उसमें समाहित है। वे 2 का नाम ले दिया, तीसरा बच गया अपने आप ही। तो हमने बोला वात और पित्त। पित्त क्या है? पित्त का जो लक्षण है, अकेला पित्त नहीं, उसमें भी तीनों ही है, पर कम ज्यादा है थोड़े थोड़े। पित्त का जो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट है, उसे सफाई पसंद है, गलत बर्दाश्त नहीं होता, अपने ढंग से चलेगा, दूसरे कम सुने, जो ठीक लगेगा वो करेगा, और दूसरों को अपने ढंग से चलावे, सब उसके मुताबिक चले, इसकी तासीर में है। और एक और है इसका,
वो सिस्टम पसंद है, व्यवस्था पसंद है उसे। हर चीज़ तरतीब से वो, घर में चीज़ यहाँ रखी, जो चीज़ जहाँ रखी वहीं से उठाएगा वहीं रखेगा। तो सिस्टमेटिक है, कपड़े इधर हैं, फाइल इधर है, कागज इधर है ना, जूते चप्पल अलग हैं। छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, ऑफिस हो, कहाँ भी हो, वो सब सिस्टमेटिक रखेगा चीज़ों को। यदि किसी की चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है तो इसका मतलब उसकी बात पड़ रही है। किसी का मकान और कपड़े देख के आदमी पहचान ले इसकी कैसी तासीर है। यदि सिस्टम में है वो चीज तो मतलब घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पित्त प्रकृति है, जो हर चीजों को सिस्टमेटिक रखता है। किसी की चीज अस्त व्यस्त पड़ी तो मतलब वो बात बढ़ रही है। ठीक इस तरह जो कफ का व्यक्ति है वो क्या है कि वो चिंता ज्यादा कम करे, वो टेंशन नहीं लेता, तनाव नहीं लेता, थोड़ा मौज मस्ती में रहे, थोड़ा बच्चों से अटैचमेंट है, सेविंग की प्रवृत्ति है, थोड़ा जमा कर ले। ये कफ की प्रकृति है बेसिकली। और ये मन में मनुष्य तो तीनों है, हर मनुष्य में तीनों है, वात पित्त कफ तीनों ही है, पर कोई कम ज्यादा है। यही सारा संसार इसी तरह विश्व में है। तो यदि किसी की प्रकृति पित्त की है, पित्त प्रबल है, वात दूसरे पे है, कफ तीसरे पे है, तो उसकी क्या दिक्कत है? वो जाते दिमाग से काम ले, उसके मुताबिक हो, सफाई पसंद है, उसके व्यवस्था पसंद है, दूसरों को बड़े ढंग से चला होगा। और दूसरे पित्त का जाए घर में तो क्या होगा? तो ऐसा बजेगा, घंटी बजी जाके उनके। समझ गए ना मेरी बात? वो भी कहेगा उसके ढंग से चले, वो भी कहेगा उसके ढंग से चले, तो इनके बीच में वैसा वैसे झगड़े होते ही रहे। मेरी बात पकड़ मारी ना? नाड़ी दिखा के शादी करनी चाहिए है? नाड़ी दिखा के शादी करनी चाहिए। हाँ हाँ। तो यहाँ एक दिक्कत आती है, यदि केवल पित्त ज्यादा है, ज्ञान है तो फिर बैलेंस हो जा। पित्त प्रबल है, प्रबल पित्त के लोग बिल्कुल सुनते नहीं किसी की, मरते दम तक नहीं सुनते। दवा भी खुद तय करेंगे, खाना क्या खाना वो भी खुद ही तय करेंगे। गलत कर ले वो अलग बात है, ज्ञान नहीं, हर चीज अपने मुताबिक करेंगे। तो अब इनके बीच में कुछ ना कुछ वैसा वैसी लड़ाई झगड़ा होता ही रहे। 5-7 साल के बाद किसी एक को नजर लगे कि सुधरेगा ये है नहीं, या सुधरेगी या है नहीं, दोनों तरफ है वो। तो समझौता कर लिया, छोड़ दो झंझट, बहुत दिन घर में खड़े हुए, वो निकलता तो रहा नहीं। लेकिन अंदर से गुस्सा आवे, अंदर खराब लगे तो उसको बैक पेन आएगा। मेरी बात पकड़ मारी? या तो लड़ दो या माफ कर दो, दो ही रास्ते हैं। वो तो ना तो माफ होता ना लड़ा जाता। क्या है, जब आपका पित्त बढ़ गया, चीज आपके मुताबिक हो मतलब, और दूसरा वो कह रहे हो उसकी दृष्टि अलग है, या तो ज्ञान से संतुलित होते हैं। सचमुच में ज्ञान हो जाए तो संतुलित हो जाएंगे। जब तक ज्ञान नहीं होता के बीच में उठा पटक रहेगी, वैसा वैसी रहेगी। यहाँ साइंस के लोग होंगे तो एक जानकारी मैं बता दूं, हम मनुष्य में एक सिस्टम है, दो हार्मोन है। एक ग्रंथि है हमारे अंदर, एड्रिनल। 8 ग्रंथि है मनुष्यों में। तो ये ग्रंथि रस निकालती है, जहां निकाले वहीं कंजप्शन हो जाए, वो नस नाड़ी में चलता नहीं, एक ही जगह रहता है, वो वहीं जहां निकले वहीं इस्तेमाल होता है। उसको हार्मोन बोलते हैं लोग। तो एक ग्रंथि है एड्रिनल, वो एक तो वो पोर करती है एड्रिनलिन, और एक पोर करती है वो कार्टिजोल। आम भाषा में उसको कहते हैं स्टेरॉइड। ठीक, ये नॉर्मल करती रहती है वो। गुस्सा भी आ रहा तो, शांत है तो, मनुष्य के अंदर थोड़ा बहुत संतुलन बना रहता है इसका। पर जब कभी इमरजेंसी आ जाए, कोई मेरा मर्डर करने आ जाए, या बाघ आ गया, चीता आ गया, गुलदारा आ गया, जहां लगा मौत है, तो ऐसे समय में क्या घटना घटती है कि उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर उस क्षण 3 से लेकर 5 गुनी ताकत आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2.5 मिनट, तो जवानी के ऊपर, ताकत के ऊपर निर्भर है, जोश कितना है उसके ऊपर निर्भर है।
उम्र कैसी है उसके ऊपर निर्भर है। एक आयु के बाद लोगों को डर लगने लगे, जब शरीर को भरोसा कम हो सके, चिंता आने लगे। तो माने जब कोई मेरे पर अटैक कर रहा हो कोई, या मेरा अपमान कर दे, झूठा आरोप लगा दे, तो भुजाएं फड़फड़ाने लगे, अरे मार दे सके, थोड़ी देर बहुत आवेश आता है, तो इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में लोग मजाक में, फाइट एंड फ्लाइट। तो जब कभी ऐसी घटना घटती है, कोई आपका मर्डर करने आ जाए या बाघ आ जाए, तो दो मन करते हैं, तो मर तो गया ही, बचेगा नहीं, कुत्ते की मौत क्यों मरे, तो मार के मरे, तो या तो टकराएगा, लड़ेगा, और ऐसा लड़ने में फायदा नहीं, बचेगा नहीं, तो भागेगा। तो फाइट एंड फ्लाइट, लड़े या भागेगा, ये दो घटना घटती है उस व्यक्ति के अंदर। ये क्यों घट रही? ये जो ग्रंथि है इसने निकाला कि रस हार्मोन, एड्रेनलिन, और दूसरा क्या है? कोर्टिसोल, स्टेरॉइड। और उधर लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज रहता है। इमरजेंसी में जब खाना ना मिले, कार्बोहाइड्रेट ना मिले, एनर्जी फूड ना मिले, जैसे हम उपवास रखें, तो शुगर में हम क्या है, शुगर वाले को भी हम फास्ट करा दें। तो साइंस कहती है शुगर के व्यक्ति को तुम फास्टिंग करा दोगे तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कोमा में जा सकता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। जब आप खाना भी नहीं दे रहे तो कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी जो फूड चाहिए वो नहीं मिलेगा उसे। और हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई 24 घंटे के अंदर तो शरीर में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, अगले 24 घंटे में तुम खाना नहीं खाओ। खाने का मतलब रोटी सब्जी वब्जी नहीं, दाल ज़्यादा नहीं, एनर्जी फूड, मिठा रोटी, मतलब चावल, गेहूं की रोटी, चावल, इस तरह का खाना जो एनर्जी देता हो। मिठाई, गुड़, शक्कर, चीनी, खांड, ये सब मीठे में आ गया, मिश्री, शहद। ऐसा आहार नहीं तुम दोगे उसको तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो शरीर धीरे धीरे क्या होता है, शाकाहारी से मांसाहारी हो जाएगा। वो फैट को खा के अंदर का सिग्नल ले, ऑटोमेटिक शरीर की व्यवस्था है। जब इमरजेंसी आती है तो शरीर 1 ग्राम फैट से 8 कैलोरी एनर्जी ले लेगा। 8 के साथ 9 कैलोरी वो ले लेगा, 9 कैलोरी लेता है 1 ग्राम फैट से। तो मुश्किल से 50-60 ग्राम चर्बी घटे और वो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती। पर यदि वो डर जा, जिसे पता ना हो, ज्ञान ना हो, तो उपवास कराते समय वो सब करा लेंगे, फास्टिंग। अगर वो डर जा तो डर को काबू करने के लिए जो एनर्जी थी वो इस्तेमाल होगी, जो लेवल था ना आपका वो इस्तेमाल हो गया, तो हार्ट अटैक आ सके, दुर्घटना घट सके। यदि वो डरता नहीं है, उसे भरोसा है कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा उपवास में, हमने समझा दिया उसको मान लिया उसने, तो हार्ट अटैक वो नहीं आएगा, दुर्घटना नहीं होगी। उस बेस पे मैंने केजरीवाल जैसे कई लोगों की वाटर फास्टिंग कराई, पानी में जो शुगर थी जिनको, और उनकी फास्टिंग कराई, लंबी चल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। साइंस वालों को यकीन नहीं आ, डॉक्टरों को यकीन नहीं आ रहा, मतलब मैदानों में कुछ चक्कर है, वो शहद खा रहे होंगे, कुछ दे रहे होंगे, नहीं कुछ खा। 15-16 दिन की फास्टिंग कराई थी हमने सर, फिर याद नहीं मेरे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो आपको थोड़ी बात शेयर की मैंने, कि जहाँ रिश्तों में, नज़दीकी रिश्तों में हमारा या तो माफ़ कर दो, नहीं लड़ दो। यदि हम लड़ना बंद कर दोगे, माफ़ भी नहीं करोगे, तो बैक पेन आएगा। क्योंकि जो वो नीचे केमिकल बड़े ने वो इस्तेमाल हो गए, खत्म होगी कहानी। आपके अंदर पैदा तो हो रही केमिकल, जब वो इस्तेमाल नहीं होते, धीरे धीरे बैक में जमा होते रहे और प्रेशर डालते रीढ़ की हड्डी पे, तो वहाँ से बैक पेन होता है। MRI से जांच कराओगे तो MRI वाला डॉक्टर ये तो कहेगा ना कि भाई इसका वर्टेब्रा दब गया, इसकी एक हिस्ट्री डिसलोकेट होगी। डिसलोकेट किस लिए होगी वो बता नहीं पा रहे हम। तो खैर मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में सब ये रखा है, सबको साथ पकड़ में ना आई ये बात, कभी समझ में लगा तो आपने जिसको समझ में आ रहा समझा देगा एक दूसरे को, महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से किसी को इससे गुस्सा आ रहा, और बहुत सारे लोग का मतलब सांस का रोग हो जाए, वो भी मानसिक है।
किसी का ज़्यादा डांट दिया किसी ने तो हकलाने लगे, तो सारे के सारे ये देखेंगे तो इसमें मन से जुड़े मामले हैं, तो इनको भी हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। तो इनको ये बात पकड़ में आ जाए तो बहुत रास्ते खुलेंगे। और विराम देंगे। चलिए, नमस्कार। पित्त से होने वाला रोग की व्यायामवाद और कफ वाला करेंगे, मैंने उसका बता दिया, तीनों का बता, जब अगली चर्चा करेंगे तब करेंगे। तो